कल का अगर हम बुलेटिन का आंकड़ा देखें तो वो 900 के ऊपर था। तो एक बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि पहले कभी 300 का आंकड़ा भी 2020 में टच नहीं हुआ था। एक्सपीरियंस में जो सबसे भयावह रात थी वो थी जब हमें ये सुनने में आया कि रात में हमारे ग्वालियर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। तो जब 15 अप्रैल के आसपास ग्वालियर में लॉकडाउन की बातचीत होना शुरू हुई और ऑर्डर आने की बात हुई कि 1-2 दिन में लॉकडाउन के ऑर्डर लग सकते हैं, तो बड़ा सरप्राइजिंग था और थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि ये अंदाज़ा नहीं था कि कोविड इतना बुरा हालत ले लेगा। क्योंकि हम 15 तारीख तक अगर समय लें तो उस समय कोविड के केसेस भी बहुत कम थे और उनका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से अवेलेबल था, डेथ रेट बहुत कम था। लॉकडाउन लगते ही एक बहुत ही ऐसी विषम परिस्थिति देखने को मिली, एक इतनी भयावह परिस्थिति देखने को मिली जिसकी जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। अपने जीवन के सबसे बुरे अनुभवों में, दिनों में मैं इन दिनों को गिनूंगा कि हमें वो जो नंबर ऑफ केसेस थे वो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट, फिर 3 डिजिट में आने लगे और चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैली, मतलब कोरोना का ये जो सेकंड वेव थी इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैली कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई। कल का अगर हम बुलेटिन का आंकड़ा देखें तो वो 900 के ऊपर था। तो एक बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि पहले कभी 300 का आंकड़ा भी 2020 में टच नहीं हुआ था। कंटिन्यूअसली इग्नोरेंस से या कैजुअलनेस से हम स्थिति को बहुत गंभीर बना चुके हैं। आज हम 900 केस क्रॉस किए कल अप्रैल मिड में। जो डर था पहले तो कम हो चुका था, लेकिन अब डर और भी बढ़ने लगा था। अच्छा, एक बात और, उस लॉकडाउन जो पहले जब मैं खाना बांटता था तब डर तो था, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति मेरा मिलने वाला नहीं था जिसकी डेथ हुई हो। आज की डेट में ऐसे 4 से 5 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ और वो लोग कोरोना के कारण मर गए, जिसमें 2 लोग तो जवान थे जिनको मैं खुद जानता हूँ। तो आज की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है। और साथ में फिर अभी इस साल जैसे सीएमए से जब मैंने काम करना शुरू किया तो एक अलग प्रकार का चैलेंजेस मिले कि रोज़ सवेरे कोई नया चैलेंज होता था। रोज़ सवेरे उठते कहीं ना कहीं एक नया चैलेंज, खास तौर से अप्रैल एंड में और मई फर्स्ट वीक तक तो वाकई रोज़ एक नया चैलेंज होता था। और एक वो बहुत एक बुरे सपने की तरह होता था कि रात को 1-1.5 बजे तक हम लोग काम करते, फिर सवेरे अर्ली मॉर्निंग 8 बजे कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, यहाँ वेंटिलेटर के लिए मरीज चाहिए, रात को फ़ोन आना, फिर रेमडेसिविर की समस्या। तो इसे करते रहे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए हमारे जो जिलाधीश हैं श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी का। तो उन्हें बहुत ट्रू लीडरशिप वाला रोल निभाया उन्होंने। मतलब हम लोग को मोटिवेट भी करते थे, समय आने पे हम लोग को डांटते भी थे। इतना असहाय महसूस करते थे जब किसी का फ़ोन बजता था तो डर लगता था कि ये किस या तो कोई बुरी खबर होगी या फिर ये व्यक्ति कोई हमसे उम्मीद करके फ़ोन कर रहा होगा और हम उसकी मदद कर पाएंगे या नहीं। सबसे ज़्यादा भयभीत करने वाली अभी की जो लेटेस्ट खबर है, मेरे कलीग ही हैं। हम दोनों साथ बैचमेट थे, एक ही साथ हम लोगों ने पास आउट किया। उनका ग्रुप में अपडेट हुआ कि ही इज़ कोरोना पॉजिटिव। आई कॉल्ड हिम बैक कि पूरी फैमिली हो गई संक्रमित। तो मैं कहा ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बट उसके 4 दिन बाद फिर उनका अपडेट, उनका फ़ोन नहीं उठा। तो हमने ग्रुप में डिस्कस किया कि भाई क्या हुआ, उसका कोई अपडेट नहीं आया, प्लीज़ प्रोवाइड द अपडेट। तो आया कि नहीं, ही इज़ ऑन ऑक्सीजन, मतलब और वो उसके एल्विलाइज रप्चर हो गए हैं, 80-60% उसका लंग्स ख़राब हो गए। मतलब सुन के एकदम शॉकिंग था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। मतलब एक, जबकि बहुत अवेयर है, हम सब लोग पता है क्योंकि डॉक्टर्स हैं, हमको पता है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। इन स्पाइट ऑफ दैट केस हुआ है और अभी भी वो ऑक्सीजन पे है। घर पे ले आए हैं, उनको 15 दिन हो चुके हैं, बट ही स्टिल ऑन ऑक्सीजन। मतलब सोच के घबराहट हो रही है कि हम डॉक्टर्स भी इस तरीके से इन्फेक्ट हो रहे हैं। मतलब ये झूठ नहीं है, लोग इसको माने। पहली लहर में और दूसरी लहर में ये अंतर था, पहली में हम डरे सहमे हुए थे, हमको पता नहीं था क्या है कोरोना, तो हम बहुत अलर्ट मोड पे थे, हमने अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया। पिछली लहर में आप देखिए कि बहुत कम बच्चे इन्फेक्टेड हुए होंगे, 0.1% भी नहीं होंगे। और इस बार में सबसे पहले जो अटैक हुआ वो बच्चों पर ही हुआ, क्योंकि बच्चे खुले में थे, पार्क खुले हुए थे, एम्यूज पार्क खोल दिए, मॉल खोल दिए गए थे सरकार द्वारा।
तो ये सब चीज़ें जहाँ वैसी चीज़ें जहाँ बच्चे सबसे पहले पहुँचते हैं, और बच्चों को कंट्रोल करना तो आप जानते हो कोई नहीं कर सकता है। जब जू खोल दिए, म्यूजियम खोल दिए, तो बच्चे सब, तो पहली दौर है कि बच्चे भी एक्सपायर भी हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो बच्चे घर से नहीं निकलते वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, 15-15 साल के बच्चों की जाने जा रही हैं। ये अंतर पिछली साल और इस बार में आया। ये जो सेकंड वेव है, इस सेकंड वेव ने लोगों को फाइनेंशियली बहुत तोड़ दिया है। एक तो फर्स्ट वेव के दौरान गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिलैक्सेशन दिए थे, इस बार इस तरह की कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं है। दूसरा, फर्स्ट वेव के दौरान लोग एक दूसरे के सेंटिमेंट्स, एक दूसरे की परेशानी को समझ रहे थे, इस बार इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन तो ऐसा लगता था कि अगर आपने मेरे एक मित्र ने कहा भी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जुगाड़ कर लेने का मतलब है किसी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा देना। ये इतना जटिल और इतना बड़ा काम हो चुका था, और उसमें भी डर ये कि आप उसकी कीमत का 20 टाइम 25 टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी ये भरोसा नहीं है कि वो इंजेक्शन असली है या नकली है, क्योंकि इस दौरान बहुत नकली इंजेक्शन आए। ऐसा लगा मानवता पे से विश्वास उठ चुका है। लोगों के लिए किसी के जान की कोई कीमत नहीं है, और लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इस पूरे किसी भी तरीके से पैसा कमा लेना चाहते हैं, पैसा नोच लेना चाहते हैं। ऑक्सीमीटर हो, फ्लोमीटर हो, और अब जैसा हम देख रहे हैं वर्तमान में, एक पिछले 5-7 दिन से हर कोई, आप फेसबुक पे देखें या फ़ोन भी आ रहे हैं, तो प्लाज्मा को लेकर बहुत फ़ोन आ रहे हैं। परंतु इस समय मेरा 200 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पूरा भर चुका है, जिसमें सिर्फ सीरियस मरीज हैं। उसके बाद 85 बिस्तर का एक टीबी वार्ड था, उसको रिनोवेट करवा के ठीक कराया, उसमें पूरा भर चुका है। 60 बिस्तर का एक हमारा जो न्यू बर्न यूनिट बनी थी, उसको कोविड वार्ड में कन्वर्ट किया, वो भर चुका है। जयरोग अस्पताल की जो पुरानी बिल्डिंग है, जिसमें 330 बिस्तर हैं, वो भी उसके एक बार भर गया है, दूसरा भरने वाला है, एक दिन में ही, कल ही खोला है वो। तो आज संख्या बहुत ज़्यादा है पिछले की तुलना में, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो मरीज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत नीचे आ रहा है। इसकी वजह से हम देख रहे थे कि हॉस्पिटल्स में बेड को लेकर ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, दवाओं को लेकर ब्लैक मार्केटिंग थी, रेमडेसिविर को लेकर ब्लैक मार्केटिंग थी, और तो और अगर किसी का देहांत हो जाए तो उसको अंतिम संस्कार पर ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस है और वहाँ जो लोग आपकी मदद करने वाले हैं, वहाँ भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में पैसा देना पड़ता था, खर्च करना पड़ता था। फिर हमने दवाओं की किल्लत देखना शुरू की। अगर कोई व्यक्ति घर में है, आइसोलेशन में है, तो फेबीफ्लू उपलब्ध नहीं है मार्केट में, पूरी तरह से गायब थी। और अगर फेबीफ्लू आपको किसी तरीके से लेना है या उपलब्ध कराना है तो वो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर से मिलना, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेने का कोई फॉर्मेट नहीं था, बहुत मुश्किल से डॉक्टर से मिलना हो पा रहा था, डॉक्टर्स पे बहुत दबाव था। ये पूरा सिस्टम इस तरीके से तैयार किया ही नहीं गया था कि वो इतना लोड झेल सके, और उसकी वजह से उसका असर हर जगह देखने को मिला। किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार तक की परिस्थितियां बहुत ही बुरे तरीके से बिखर गई। एकदम से ऐसा लगा कि सारा सिस्टम तहस नहस हो गया है, कि कुछ नहीं बचा है। अगर हम कुछ और दिन नहीं संभले, अगर ये चेन जो है ये टूटता नहीं है, तो यकीन मानिए कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहाँ पर हम पॉजिटिव केस ना ढूंढें। जैसे पिछली साल का वायरस 1.5 R0 का था, मतलब 4 आदमी 6 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। इस बार का जो है वो 3.5 है, 4 आदमी 14 लोगों को, 16 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। दैट्स वाई वो नंबर ऑफ केसेस एकदम से राइज हुए हैं। देखिए, नई चुनौती तो सबसे बड़ी यही है कि जिस तरीके से ये केस बढ़ रहे हैं, वो उस हिसाब से, चूँकि मानव संसाधन चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ और ऑक्सीजन, ये 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं। क्योंकि बिस्तर तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, पर बिस्तर लगाने से काम नहीं चलेगा। बिस्तर के साथ साथ आपको उन बिस्तरों पर इलाज करने वाले मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो दवाई है वो ऑक्सीजन है, तो उसकी भी बहुत अत्यधिक आवश्यकता होगी। अन्य दवाइयाँ तो आपको मिल रही हैं, पर ये 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये चैलेंज है, इसको हर लेवल पे इसकी आपूर्ति करनी पड़ेगी। जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस था वो हमें बहुत काम आया।
तो वी नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन कोविड। जब हम लोग लास्ट ईयर केसेस फेस कर रहे थे तो हम लोग केसेस मैनेजमेंट कर रहे थे, फिर केसेस डिक्लाइन हुए तो हम लोग वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो दैट वेज जो कमांड था वो हमेशा कोरोना के लिए काम कर रहा था। तो अभी जब ये चैलेंज आ रहा है या इंक्रीजिंग केस लोड आ रहे हैं तो वी आर वेरी क्विकली एबल टू स्केल अप। एवरीबडी नो देयर नीशेस दैट दे हैव कार्व्ड कि उन्हें क्या काम करना है, उन्हें कैसे सपोर्ट करना है। वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो फ्रेमवर्क सबके माइंड में क्लियर है और सब लोग अपने आप को फिल इन कर रहे हैं। और जहाँ पे हमें रिसोर्सेज कम लग रहे हैं हम वहाँ पे रिसोर्सेज डाल के चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ग्वालियर में उस टाइम पर हमारे पास जो टैंकर्स थे, जो ऑक्सीजन क्वांटिटी थी वो 20 टन थी। और सीवियरिटी के कारण जो केसेस राइज अप हुए हैं और हर किसी को ऑक्सीजन की डिमांड हो गई है, तो हमारी सिटी की जो डिमांड है वो 30 टन तक पहुंच गई थी। तो 20 टन हमको मिलता था, 30 टन हमको डिलीवर करना था, तो 10 टन का हमको क्राइसिस आता। एक्सपीरियंस में जो सबसे भयावह रात थी वो थी जब हमने ये सुनने में आया कि रात में हमारे ग्वालियर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। 23 को हमारे पास जो भी कंटेनर्स आने थे ऑक्सीजन के वो किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ पाए और हमारे पास जो ऑक्सीजन थी बेसिकली वो 22 की जो रिमेनिंग ऑक्सीजन थी हमको उसी से 23 का डे निकालना था। तो उसके लिए हमने एक सीओ स्मार्ट सिटी और मैं और उनकी ऑक्सीजन टीम ने और पूरा सिस्टम हमारे शहर के एसपी, हमारे शहर के कलेक्टर, उन्होंने दिन रात काम करके उस परिस्थिति को बचाने की कोशिश की। हमने कुछ स्टॉक किए, सिलेंडर्स को स्टॉक किए और जहाँ भी पैनिक कॉल्स आते हैं हॉस्पिटल से कि हमारा ख़त्म हो रहा है, ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, हम उनको 2-2 सिलेंडर, 3-3 सिलेंडर रात भर हमने काम किया कि जहाँ से भी कॉल आते, क्योंकि हमारा एक्चुअली में 3 प्लांट हैं ग्वालियर में ऑक्सीजन के और हमारा एक ही प्लांट चालू था ऑक्सीजन की कमी के कारण। उस रात मुझे लगता है ग्वालियर का हर व्यक्ति यही प्रार्थना कर रहा था ईश्वर से कि किसी तरीके से इस बुरी किसी भी तरीके की आपदा से बचा ले, वरना उस दिन ना जाने कैसी बुरी स्थिति बनती। तो हम क्या करते थे, उस पर एक प्लांट पर सिलेंडर्स फिल कराते थे और 2-3 सिलेंडर हर हॉस्पिटल को प्रोवाइड कराते थे। और वो जो नाइट थी वो निकाली हमने बड़ी मुश्किल से, बट वो लकीली निकल गई और सुबह हमारे पास टैंकर आ गया अगेन और फिर अगेन सप्लाई कंटिन्यू हो गई। डर से दूसरा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट पे लोड पड़ता है, बीपी हाई हो जाता है। तो कोरोना तो एक तरफ, आप दूसरी प्रॉब्लम्स से अफेक्ट हो जाते हैं और उसके कारण भी कई बार डेथ हो रही है जो हो भी नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से ये लाइफ का पहले एक्सपीरियंस था। इतने क्राइसिस, इतना मोर्टेलिटी, इतना लोगों के पैनिक कॉल्स, मेरा फ़ोन 24 आवर बजता है। अखबार का वो पेज जिस पर हम उठावनी या निधन की सूचनाएं देखते हैं, वो पूरा पेज भरकर आने लगा। जीवन में इतना बुरा समय कभी देखने को नहीं मिला और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आगे कभी ऐसा इतना बुरा समय देखने को ना ही मिले। एक बहुत दुखद अनुभव था इसी दौरान जो मैं शेयर करना चाहूँगा रेमडेसिविर के संदर्भ में। रेमडेसिविर कई परिवारों को चाहिए था, हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाता था। हम लोग भी खूब प्रयास करते थे, कलेक्टर साहब प्रयास कर रहे थे कि कहीं से मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, और लोगों को उम्मीद थी कि इससे रामबाण की तरह है। जबकि पर्सनली एज आई डॉक्टर आई फील कि अगर आपने सही समय पे दिया है तो उसका कोई उपयोग होता है, बाकी तो कोई उपयोग नहीं होता है उसका। लेकिन लोगों को इतनी उम्मीदें थी उससे। तो 2 बच्चे थे, मतलब आर्मी के थे, और एक अपोलो में एडमिट था, एक मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट था। नाम लेना यहाँ शायद सार्वजनिक उसमें ठीक नहीं रहेगा। एंड अल्टीमेटली वी लॉस्ट बोथ ऑफ देम। उन दोनों की एज 18 साल और 22 साल की एज थी। तो वो बहुत एक झंकोर देने वाला एक था कि यार अपन कुछ नहीं कर पाए, 1-2 मासूम ज़िंदगी हमारे सामने से निकल गई। तो ये एक बहुत कड़े ऐसे कई अनुभव थे, लेकिन ये मेरे को एक दुखद क्षण था जो उसके लिए मैं अपने आप को रिग्रेट कर पाया कि यार अपन कुछ होता तो कुछ और कर देते उनके लिए, तो शायद वो बच्चे आज हमारे बीच में होते हैं। ईश्वर जितनी जल्दी इस आपदा का अंत करे और हमें हमारा पुराना खूबसूरत सा जो जीवन था वो लौटा दे, समाज में फिर से वही इंसानियत और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा वापस आ जाए, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। थोड़ा समय लग सकता है इस पर, लेकिन जीतना मायना का ही है। और लेकिन एक चीज़ और भी है, ये जीतेंगे हम लोग एक दूसरे से परस्पर सहयोग से। ना सरकार अकेला कुछ कर पाएगी, ना समाज अकेला कुछ कर पाएगा, तो दोनों मिलके हम लोग करेंगे। और इस कोरोना काल में भी हमने देखा कि बहुत मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने हम लोग को दान किया, मतलब इक्विपमेंट्स तो दिए, मतलब श्रमिक दान भी किया, श्रम दान भी किया लोगों ने आके। और जहाँ डेथ हो रही थी वहाँ पर उन्हें खुद ने आके अपना योगदान किया बिना डरे भये। और प्लाज्मा डोनेशन के लिए तो नई नई टीमें खड़ी हो चुकी हैं। तो ये सब बहुत एक अच्छा उत्साहवर्धक है, जिससे लगता है कि यार परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, लेकिन अगर हम लोग एक साथ में रहेंगे तो
विषम परिस्थितियों को भी हम लोग हरा सकते हैं। हमारा शहर जो ग्वालियर चंबल अंचल है वो अपने दबंग और कभी ना हारने वाले एटीट्यूड से जाना जाता है। तो भले ही कितनी भी विकराल स्थिति हमने देखी हो, इस स्थिति से भी लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं और जहाँ कुछ कमियाँ हैं, जो कुछ समस्याएं हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, वहीं बहुत सारी इंस्पिरेशन भी है। इन एक्सपीरियंसेस से और ये जो घटनाक्रम है इससे हम लोगों ने बहुत सीख ली और भी ज़्यादा लोगों को समझाए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे हम लोग अनाउंसमेंट पे ज़्यादा जोर है कि लोगों को अवेयर करें। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर जो हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पुलिसकर्मी कर रहे हैं अनाउंसमेंट, ताकि लोग समझें इस बात को और दूर से सुन करके समझें, बजाय बल प्रयोग या पुलिस खदेड़े या कोई ऐसा कार्य करे, इसकी बजाय लोग समझदारी से अगर इससे दूर रहें तो वो सबसे अच्छा है। यही हमारी सबसे अपील भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के जो नियम हैं सामान्य दिनों में उनका पालन करें, और जब कोरोना कर्फ्यू जितने दिनों के लिए घोषित होता है तो मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाहर ना निकलें, घर में ही रहें। इस तरह सहयोग करें ताकि ये संक्रमण को रोका जा सके, इसको अंकुश लगाया जा सके।